नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के लेक्चर में जानते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हम देखेंगे इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड इन फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसने ह्यूमैनिटी को एक अलग ही डायमेंशन दिया है। आइए ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जीन मैनिपुलेशन की जिसमें डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस को मर्ज करके उनके कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जीन एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। जीन एक्सप्रेशन में हम सबके बॉडी में, इवन हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पर मौजूद होता है। ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू आरएनए फॉर्म करता है। अब ये आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन फॉर्म करते हैं। प्रोटीन ही हमारी बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक्सप्रेसिबल फॉर्म है। जो भी आप किसी ऑर्गेनिज्म में देखते हैं वो एक्चुअली में एक बाह्य दृष्टि से प्रोटीन ही होता है। जैसे हमारे बालों का केराटिन, हमारी आंखों के रंग का मेलानिन, ये सारी चीज़ें, और हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का कोलेजन, ये सब कुछ प्रोटीन ही है। हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं, और वो भी इसी एक्सप्रेशन की प्रोसेस से बनते हैं। मान लीजिए कि अगर ये प्रोसेस किसी तरह से ख़राब हो जाए या फिर ये डीएनए ही डिसरप्ट हो जाए या ख़राब हो जाए, तो ऐसे समय पे बनने वाला जो प्रोटीन होता है वो भी डिसरप्टेड प्रोटीन बनता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल में बनने वाला एंजाइम उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाता, जिससे कई सारी डिफॉर्मिटीज़ पैदा होती हैं। खैर, नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है। नॉर्मली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसी भी टारगेटेड सेल से सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। अब इस डीएनए से उस सेगमेंट ऑफ जीन को हम आइसोलेट करते हैं जिसका प्रोटीन हमें एक्सप्रेस करना है। इसके बाद इस सेगमेंट ऑफ जीन को वेक्टर के साथ, जो प्लाज्मिड या कुछ और भी तरीके के वेक्टर्स होते हैं, इनके साथ मर्ज किया जाता है। इन प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकाला जाता है और फिर इन सेगमेंट ऑफ जीन को मर्ज करने के बाद इन पूरे प्लाज्मिड वेक्टर समेत इन्हें सेंड किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया अपने प्रोटीन बनाते हैं, ये वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जिसके जीन हमने इनके प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इससे बनने वाले जो प्रोटीन होते हैं इन्हें प्यूरिफाई किया जाता है, और इसी तरीके से कई एक्सप्रेस प्रोटीन को हम कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है। सबसे पहला यूज़ है इसका ड्रग डेवलपमेंट में। कई सारी ड्रग्स, हार्मोन्स, कई सारी वैक्सीन्स इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जा रही है, जैसे इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, कई सारी वैक्सीन्स। इसके अलावा कई तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या मॉडिफाइड सेल्स की मदद से हम ये ड्रग को सिंथेसाइज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, तो हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल को से सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करेंगे। इस डीएनए को हम मर्ज करेंगे प्लाज्मिड के साथ, और इस प्लाज्मिड को हम ट्रांसफ़र करेंगे बैक्टीरियल सेल्स में। तो बैक्टीरियल सेल्स अपने प्रोटीन के साथ अब ये इंसुलिन भी प्रोड्यूस करने लगेगी। इसका फ़ायदा क्या है? एक्चुअली पहले इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या वैक्सीन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, और दूसरा इसमें सेफ्टी के भी कई सारे इश्यूज़ होते थे, क्योंकि कई लोगों को ये एलर्जिक रिएक्शंस पैदा कर देती थी। तो इसी वजह से इसे और भी ज़्यादा सेफ बनाने के लिए ह्यूमन जीन को ही कोड किया जाने लगा बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ, और फिर बैक्टीरिया में इसे ट्रांसफ़र करके ऐसे वैक्सीन्स और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाने लगा। इससे ड्रग की सेफ्टी भी बढ़ गई और स्केलेबिलिटी भी बढ़ गई। जहाँ पहले ऐसे हार्मोन और वैक्सीन को लेना केवल कुछ लोगों के अंदर ही था, अब इसे नॉर्मल या आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता हो गया था। दूसरा, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है जीन थेरेपी में। जीन थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप इनकरेक्ट जीन को या फिर डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये टेक्निक अभी भी रिसर्च के एरिया में ही है, लेकिन अगर ये सही साबित हो जाए, अगर ये बाद में यूज़ की जाने लगे, तो कई ऐसी डिजीज़ जो कि डिफेक्टिव जीन की वजह से होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कई तरीके के कैंसर, ये भी जीन थेरेपी से ठीक किए जा सकेंगे।
इस प्रोसेस में जो डिफेक्टिव जीन होता है उसे रिप्लेस किया जाता है करेक्ट जीन से, और इनसे बनने वाला जो अब प्रोटीन होगा, जो करेक्ट जीन से जो प्रोटीन बन रहा है, ये करेक्ट प्रोटीन्स होते हैं जो कि सारे मेटाबॉलिज्म में सही तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा इसका रोल है डायग्नोस्टिक टूल्स में। आपने पीसीआर या आरटीपीसीआर का नाम सुना होगा। आरटीपीसीआर का इस्तेमाल अभी अभी कोरोना के डिटेक्शन में किया गया था। ये भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही किया जाता है। मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल में कोई जेनेटिक डिजीज़ है और हमें पता करना है कि इसमें हम जो सस्पेक्ट कर रहे हैं वही जेनेटिक डिजीज़ है या नहीं। मान लीजिए ये सिकल सेल एनीमिया है, तो हम उस इंडिविजुअल के डीएनए को आइसोलेट करते हैं और उस डीएनए से पर्टिकुलर जीन यानी कि सिकल सेल जीन का हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। इस एम्प्लीफिकेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि वो जीन यानी कि सिकल सेल वाला जीन उसके अंदर मौजूद है या नहीं। इसी तरह से काफ़ी सारे डिजीज़ेस के जो जीन होते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी इंडिविजुअल को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस भी बैक्टीरिया वायरस का जेनेटिक मटेरियल उस इंडिविजुअल के अंदर होगा, और अगर हम स्पेसिफिकली उसी के प्राइमर के थ्रू हम पीसीआर रिएक्शन करें तो हमें पता चल जाएगा कि इस इंडिविजुअल को उस बैक्टीरिया या उस वायरस से कोई डिजीज़ हुई है। तो डायग्नोस्टिक टूल में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ है। इसके बाद आजकल पर्सनलाइज मेडिसिन पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। इसमें भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई दवा किसी पर कुछ असर करती है और किसी पर दूसरी तरह से असर करती है। मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल को बुखार हुआ है और उसने एक पैरासीटामोल ले ली। हो सकता है कि दूसरे इंडिविजुअल को एक पैरासीटामोल नहीं 2 पैरासीटामोल पर असर करे। तो ऐसे समय पर पर्सनलाइज मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हर इंडिविजुअल की जेनेटिक्स अलग होती है, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अलग होते हैं और उसकी लाइफस्टाइल अलग होती है। इसी वजह से जो ड्रग्स होती हैं वो भी हर इंडिविजुअल पर अलग अलग तरह से काम करती है। अगर पर्सनलाइज मेडिसिन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जाए तो हम इंडिविजुअल के जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर सकते हैं और उसके बेसिस पर पता कर सकते हैं कि इसे कौन सी ड्रग सूट होगी, उसका कितना डोज सूट होगा और उसे किस एनवायरनमेंट में रखने से ये डिजीज़ उससे जल्दी ट्रीट हो सकती है। इससे टारगेटेड थेरेपीज़ और ऑप्टिमाइज ड्रग सिलेक्शन करने में मदद मिलेगी। अगली चीज़ देखते हैं, यह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कैसे किया गया। तो सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए गए या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए गए। ये ऐसे क्रॉप्स या प्लांट्स हुआ करते हैं जो कि कई सारे पेस्ट से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि अगर इस पर जो कीड़े या पतंगे लगते हैं ये इस पर नहीं लग पाते, इससे रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए जाते हैं। डिजीज फ्री प्लांट्स बनाए जा सकते हैं और ऐसे प्लांट्स भी डेवलप किए जा सकते हैं जो कई तरीके के इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जैसे कि सूखा और ठंड को बर्दाश्त कर सके। उसके अलावा ऐसे प्लांट्स भी डेवलप किए गए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस एक बायोफोर्टिफाइड राइस है जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए की क्वांटिटी होती है और बीटा कैरोटीन नाम के सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो इस गोल्डन राइस को ज़्यादा न्यूट्रिशनल बनाते हैं। ऐसे राइस के प्लांट को भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही प्रोड्यूस किया गया है। दूसरा, रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए गए हैं जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं। इसके थ्रू हम केमिकल यूज़ को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई प्लांट पहले से ही पेस्ट रेजिस्टेंट है तो उसमें पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे समय पे हम केमिकल यूज़ कम कर सकते हैं। दूसरा, हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट भी होते हैं। हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हर्बिसाइड के कॉन्सेंट्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, जिससे केवल आपके खेत में हर्बिसाइड्स के थ्रू केवल हर्ब्स यानी कि नीचे जो खरपतवार है वही मरेंगी और आपकी जो क्रॉप्स होगी वो सुरक्षित रहेगी। इसके बाद कुछ क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाइफ स्टॉक यानी मवेशियों को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है ताकि ऐसे मवेशी ऐसे लाइफ स्टॉक जो है वो अच्छा मिल्क और मीट प्रोड्यूस कर सके, साथ में वो इम्प्रूव्ड ग्रोथ शो कर सके और इसके अलावा वो डिजीज़ से रेजिस्टेंट हो सके। देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किस तरह किया जाता है। पहला, इसका यूज़ होता है एंजाइम के प्रोडक्शन में। वैसे आप माने या ना माने, हम भी हर रोज़ एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हर रोज़ जो आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं उस डिटर्जेंट में एंजाइम्स डाले जाते हैं और ये एंजाइम भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं
उसी एंजाइम को इन डिटर्जेंट में डाला जाता है। इसके अलावा ऐसे एंजाइम्स फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दूसरा, बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कारगर सिद्ध हुई है। दूसरा, बायोफार्मास्यूटिकल, जैसे कि हमने पहले देखा कई सारे ड्रग का डेवलपमेंट किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू और इसका कमर्शलाइजेशन भी किया जाता है। ड्रग जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, वैक्सीन का प्रोडक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिसे भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू काफ़ी सेफ बनाया गया है, एचपीवी वैक्सीन और कुछ तरीके की फ्लू वैक्सीन्स को भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किया गया है और कमर्शलाइज किया गया है। एनर्जी और बायोफ्यूल के लिए भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी अभी हमने बायोएथेनॉल सुना है जिसे पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा। अगर हमें ये बायोएथेनॉल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाएं तो हमें हो सकता है कि ये इथेनॉल हमें ज़्यादा अमाउंट में हम इसे प्रोड्यूस कर सके। देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या एप्लीकेशन है। आजकल अलग अलग डिजीज़ेस के बारे में लोगों को पता चल रहा है। जैसे रिसेंटली हमने कोरोना देखा, जो कि बिल्कुल नई तरीके की डिजीज़ हमें पता चली थी। तो हर नई डिजीज़ेस के साथ में हमें ड्रग डिस्कवरी भी करनी पड़ती है और ड्रग डिस्कवरी करने के लिए हमें स्पेसिफिक किसी डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक जीन और उससे बनने वाले प्रोटीन की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे क्षेत्र में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा असरकार है। दूसरा, जीन क्लोनिंग एंड जीन मैनिपुलेशन। कई बार हमें जीन की क्लोनिंग करनी पड़ती है उस जीन के फंक्शन को मालूम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें आज किसी डिजीज़ के बारे में नहीं पता लेकिन हमें ये जानना है कि वो डिजीज़ किस जीन की वजह से हुई है, तो हम ऐसे जीन्स को क्लोन करते हैं, ऐसे जीन से बनने वाले प्रोटीन के बारे में पता करते हैं कि ये क्या प्रोटीन बनाते हैं और फिर हम इसे पता करने के बाद ऐसे जीन्स पर स्टडी करते हैं कि उसे किस तरह से उस जेनेटिक डिजीज़ को किस तरह से ठीक किया जा सकेगा। तीसरी चीज़ है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हाल ही में आए वर्ड CRISPR-Cas9, जो कि एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में जनरली हम किसी भी जीन को मॉडिफाई करते हैं। इस जीन को एडिट या मॉडिफाई करने की वजह से अगर कोई डिफेक्टिव जीन है तो हम उस जीन को करेक्ट कॉपी से रिप्लेस कर सकते हैं और करेक्ट कॉपी से रिप्लेस करने के बाद हम उससे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी टेक्निक जो है अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। इसके अलावा कई एम्ब्रायो में कुछ डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट किया गया है नॉर्मल जीन के साथ में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास रिलेटिवली थोड़ा धीमा हो जाता है। इसके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ कई सारे एथिकल कंसीडरेशंस जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी ह्यूमन एम्ब्रायो में इस्तेमाल करी जाए तो हो सकता है कि सुपर बेबीज़ पैदा होने लगे। ऐसे सुपर बेबीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ में एक्सेसिवली कॉम्पीट करने लगेंगे। इसके बाद ये भी कंसर्न है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट पे क्या असर करने वाले हैं। मान लीजिए आपने बीटी कॉटन का नाम तो सुना ही होगा। बीटी कॉटन एक ऐसा कॉटन होता है जिसमें बैसिलस थ्रोएनजेंसिस का एक जीन डाला जाता है, जिससे ये प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। यानी कि पेस्ट जब इस प्लांट को खाते हैं तो पेस्ट मर जाते हैं। इसकी वजह से ये प्लांट पेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई हम फूड मटेरियल में इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड मटेरियल बनाए, फूड बनाने वाले प्लांट्स को डेवलप करें, तो हो सकता है कि ये प्लांट्स आगे चल के इन्वायरमेंट को हार्म करने लगे, या ऐसा हो सकता है कि ऐसे पेस्ट तो मर जाएं जो कि इन प्लांट को खा रहे हैं, तो इनके साथ जो इन पर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है ये भी साथ में मर जाएं। दूसरा चैलेंज है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ जो भी रिसर्चेस जुड़ी हुई हैं या इसके साथ में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स आती जाती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिगरस रेगुलेशंस ज़रूरी होते हैं, और इसके साथ कई सारे एथिकल कंसर्न्स भी जुड़े होते हैं। इसी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और डेवलपमेंट काफ़ी धीमा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में ही कितनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप हुई हैं, शायद इसके बारे में आप जानते होंगे। देखते हैं इसका एक छोटा सा कंक्लूजन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिसिन में हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने मदद की है कई तरह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में।
लेकिन अभी भी इसके साथ जुड़े हुए एथिकल, रेगुलेटरी और सेफ्टी कंसर्न को कंसिडर किया जाना ज़रूरी है ताकि हम इस टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ ले सकें। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।